हमारे साथ नवेद हामिद साहब मौजूद हैं, जो सदर हैं ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत के। हम बात करेंगे जिस तरह से अभी मशवरा आया है सुप्रीम कोर्ट का बाबरी मस्जिद को लेकर के दोनों फरीक़ैन बैठ कर के इस मसले का हल निकालें। हालांकि 70 साल इस पूरे मामले को हो गए हैं और कई बार कोशिश की गई है कि इसका हल बैठ कर के निकाला जाए, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया। नवेद साहब, क्या कहना है इस मशवरे पर आपका? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझने की कोशिश करनी होगी कि ये मुल्क जो है वो आस्था पे चलेगा, मज़हब पे चलेगा, या जो दस्तूर हिंदुस्तान का उसके ऊपर चलेगा। बज़ाहिर तो चीफ जस्टिस खेर की ये बहुत अच्छी कोशिश लगती है, उन्होंने अपना कमेंट दिया, लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर तमाम फरीक़ैन ने, जिसमें मुसलमान भी हैं और वो लोग भी हैं जो बाबरी मस्जिद को तोड़ के उसकी सियासत उन्होंने करी है, सबकी रिव्यू पिटीशन वहाँ पे दाखिल है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था वो खुद ही अपने आप में एक प्रॉब्लमेटिक फैसला था, चूँकि उसने तो आस्था बताया था बेस। तो सुप्रीम कोर्ट उस पर डे टू डे हियरिंग करने में क्या एतराज़ है चीफ जस्टिस को? इसके पीछे कहीं ना कहीं, देखिए, मैं ये बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का पिछले 70 साल की तारीख़ बहुत ही ताबनाक तारीख़ रही है, लेकिन ग्रे एरियाज़ भी बहुत रहे हैं। और ये बात कहना कि कोर्ट के जजेस पर पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता है, ये भी अपने आप को एक बेवकूफ़ बनाने वाली बात। दिस इज़ टोटली मिथ कि भाई ऐसा नहीं होता है। एक बात मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को याद दिलाना चाहता हूँ कि नेगोशिएशन जो हैं वो दो सेंसिबल पार्टीज़ में होते हैं, प्री कंडीशंस नेगोशिएशन होते हैं। अगर नेगोशिएशन का मतलब ये है कि एक जमात आके ये कह रही है कि आपको हमारी ये बात माननी होगी कि डाइटी की जगह है, वो रामलल्ला की जो जगह है उसको आप छोड़ दीजिए, इस पे कब छोड़ेंगे, इस नेगोशिएशन कीजिए। तो नेगोशिएशन क्या हो गया? ये तो सबमिशन हो गया। क्या चीफ जस्टिस खेर जो हैं वो इस बात को इंश्योर करना चाहते हैं कि विदाउट एनी प्रीकंडीशन बात होगी? आर्बिट्रेशन कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा, चीफ जस्टिस ने कहा कि आर्बिट्रेशन हम तैयार हैं कराने के लिए। तो आर्बिट्रेशन में तो माकूलियत की बात होगी ना। और मुसलमानों में भी इतने फैक्शंस हैं, 3 पार्टियां तो खुद मुसलमानों की हैं जो इसकी फरीक हैं। बाबरी मस्जिद की जमात उलमा है, हाशिम अंसारी की फैमिली है, अब उनके लड़के इतवार अंसारी साहब हैं, सबसे पुरानी तो फैमिली वही है। और पर्सनल लॉ बोर्ड भी बात में कूद पड़ा, उसने भी जो है किन्हीं वजूहात की बिना के ऊपर 92 के बाद इसको अपने हाथ में ले लिया। जबकि सन 86 में पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा था कि हमारा ये मैंडेटरी नहीं है बाबरी मस्जिद में बोलने का। तो 3 पार्टियां, मैं समझता हूं कि उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो नेगोशिएशन को नहीं मानेंगे। और मेरा अपना मानना भी है कि ये पूरे नेगोशिएशन का जो पूरा, मैं चीफ जस्टिस को नहीं कह रहा हूं कि नेगोशिएशन का जो पूरा हवा खड़ा किया जाता है और बोगी बनाई जाती है, वो बोगी बेसिकली ये है कि मुसलमान किसी तरीके से डर के, सहम के, मजबूर होके मान जाए और हमारे ऊपर से इल्ज़ाम ख़त्म हो जाए कि हमने। एक बात ये भी कही जा रही है कि जिस तरह से जो वक्त है, इस मशवरे का जो वक्त है, उसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने वहाँ पर शपथ ली, 3 दिन बाद अचानक ये मशवरा सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए आता है, तो कहीं ना कहीं जो मुसलमान ख़ासतौर से योगी आदित्यनाथ को लेकर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सहमे हुए हैं, तो उस टाइमिंग को लेकर लोग तरह की बात है। देखिए, मैं ये बात तो नहीं मानता कि मुसलमान सहमे हुए हैं।
मुसलमान इस बात से, अगर योगी आदित्यनाथ की बात करें, उनकी हुकूमत बनने की बात करें, मुसलमान इस बात से अचंभे में हैं कि सेक्युलर पार्टीज़ का जो पूरा खोखला किला था वो ध्वस्त हुआ है। उससे उनको शौक है कि मुसलमानों का नाम इस्तेमाल करके आपके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो उसमें मैं बात नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि नेगोशिएशन का जो पूरा हवा खड़ा किया जाता है और जो बोगी बनाई जाती है, उसका पॉलिटिक्स समझने की हमें ज़रूरत है। उसकी पॉलिटिक्स ये है कि लोग ये चाहते हैं कि मुसलमान नेगोशिएशन टेबल पे आके मान लें कि डाइटी की जगह थी और मस्जिद के हक से दस्तबरदार हो जाए और दुनिया को हम ये दिखा सकें कि हम मुसलमान मान गए थे तो हमने ये मंदिर बनाया है। आपके पास ब्रूट मेजोरिटी है। सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि 2018 तक हमारे पास राज्यसभा में भी मेजोरिटी होगी, हम कानून के जरिए। ठीक है, अगर वो ये चाहते हैं दुनिया को ये मैसेज देना कि मुसलमानों का और दस्तूर का इस मुल्क के अंदर कोई हैसियत नहीं है, मजाक उड़ाया, दस्तूर की कोई हैसियत नहीं है, लॉ जो है वो दैट वुड बी ऑन द बैक बर्नर, इट वुड एक्सपोज देम सर। जस्ट टू अवॉइड दैट एक्सपोजर वो धमकी देते रहते हैं। ठीक है, आप एक साल रुक जाइए। आप एक साल में आप कहते हैं कि राम मंदिर हम बाय लेजिस्लेशन बनाएंगे, तो आपको किसने रोका है? जब आप सन 86 से रोके हुए हैं, नेगोशिएशन 2 प्राइम मिनिस्टर के ज़माने में हुई। और आपको एक बात मैं और याद दिलाऊं, जब नेगोशिएशन जिन लोगों ने किए थे वीएचपी के साथ, जो मुसलमान सेंसिबल क़यादत थी, वो उस वक्त के खिलाफ थी कि ये वीएचपी के लोग जो हैं दे आर नथिंग, उनका इंप्रेशन था, बट थग्स, तो इनसे नेगोशिएशन नहीं हो सकता। और नेगोशिएशन, मज़ाकरात, गुफ्तगू, मुशावरत, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन ये माकूलियत के साथ होनी चाहिए। एक तरफ धमकी दी जा रही है, दूसरी तरफ धमकी में नहीं हो सकती मज़ाकरात, मुशावरत धमकी में नहीं हो सकती, मज़ाकरात नेगोशिएशन जो है धमकी में नहीं हो सकते। धमकी अगर आप देना चाहते हैं, धमकी के ज़रिए कुछ बात कराना चाहते हैं, तो आप फील्ड इज़ ओपन। मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस खेहर को सबसे पहले तो ये तय करना चाहिए, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है जो नरीमन को हटाया है बेंच पे से, जो अडवाणी साहब और मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती को जो क्लीन चिट मिली थी, उसके खिलाफ पटिशन है और अब उसको फिर टाल दिया उन्होंने। तो अगर देश में द्वेष ख़त्म करना चाहता है सुप्रीम कोर्ट और कानून की बालादस्ती चाहता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये नेगोशिएशन के ऑफर को देने से पहले प्रैक्टिकली इंश्योर करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की ये बेंच जिसके सामने अडवाणी साहब का, उमा भारती का, मुरली मनोहर जोशी का और दूसरे लोगों का जो ये केस चल रहा है, उस पर फैसला करें। उस वक्त मालूम होगा कि आप सुप्रीम कोर्ट क्या वक्त के धारे के साथ तो नहीं बह रहा। दिस इज द टेस्टिंग टाइम फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू प्रूव इट्स न्यूट्रलिटी। And if the Honorable Chief Justice of India thinks that this is sensitive matter, let it be. Give a verdict in favor of A or B or C, because government is also party now to that. ताकि तारीख में लिखा जाए कि किस हिंदुस्तान में किस दौर में क्या हुआ है।
लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता कि इस पूरे मामले को अगर ये लोग उसमें कामयाब हो जाते हैं वहाँ पर राम मंदिर बनाने में, तो एक पॉलिटिकल जो इशू है जिस चीज़ को लेकर ये 2 मेंबर पार्लियामेंट से आज कहाँ तक पहुँच गए, सेंटर में एब्सोल्यूट मेजोरिटी है, यूपी में कई स्टेट में जो है सरकारें बनाने में कामयाब रहे, तो क्या इस मुद्दे को देखिए, राम जन्मभूमि आंदोलन केवल नहीं है, सेक्युलर पार्टीज की सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिसी भी उसके लिए जिम्मेदार है। अगर सेक्युलर पार्टी की सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिसी नहीं चल रही होती तो ए हिंदुत्व की पॉलिसी कामयाब नहीं होती। हम जैसे बहुत सारे लोग ये हमेशा कहते रहे हैं पिछले 20 वर्षों के अंदर कि जब ए टीम में और बी टीम में फैसला होगा तो अव्वल नंबर पे ए टीम आएगी, उसमें सब जमातें शामिल हैं। क्या समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ अलायंस नहीं होता है अनडिक्लेयर्ड? बीएसपी का नहीं होता है डिक्लेयर्ड अनडिक्लेयर्ड? 1988 के अंदर वाजपेयी की हुकूमत क्यों बनी थी? सब नहीं जानते हैं क्या कि सोनिया गांधी जब गई थी प्रेसिडेंट के पास तो मुलायम सिंह यादव ने अपना विड्रॉ किया था कि हम नहीं है साथ में? क्या ये लोग नहीं जानते हैं कि 2004 में जब कोलिशन गवर्नमेंट बन रही थी यूपीए की तो उस वक्त भी मुलायम सिंह को ज़रा जिसबिस हुए थे? तो मुसलमानों के सामने बीजेपी का हुआ दिखा के ये सब लोग वोट हासिल करते रहे। और बीजेपी का तो खुला एक 100 साल, उनका 90 साल पुराना एक एजेंडा है, 95 साल पुराना एक एजेंडा है। तो हुकूमत किसी की बन जाए उससे हम डर जाएं तो वो तो मुसलमान की शान नहीं है। हुकूमत तो तातारी, लेकिन अब ये हवा भी ख़त्म हो जाएगा अगले इलेक्शन में। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, तातारियों से ज़्यादा तो ख़तरनाक नहीं हो सकते ये। तारीख़ अगर आप पढ़ें सेंट्रल एशिया की और वेस्ट एशिया की और सब की, तो तातारियों से ज़्यादा ख़तरनाक नहीं हो सकते ये। तो तातारियों को मुसलमान बचेगा। सबसे बड़ा काम ये है कि मुसलमान अपने अखलाक के ताल्लुक़ से ज़रा गौर करें, एहतिसाब करें। क्या तुर्क मुसलमान नहीं होगा? तुर्क कौन है? ततारी वही जो जिन्होंने हुकूमत करी वही तो मुसलमान हुए बाद में। फिर वहाँ पर हुक्काम वक्त के सामने हमें अपने किरदार से और अपने मज़हब से बताना है कि हम क्या हैं। और उनके अगर हम एक बाबरी मस्जिद पर अपना हक़ छोड़ते हैं तो दूसरी बाबरी मस्जिद सामने लाएंगे और तीसरी लाएंगे, क्योंकि उनका एजेंडा सिर्फ ये है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस मुल्क में नफ़रत का माहौल बनाए। जितना फियर साइकोसिस में ये संघ परिवार वाले हैं, बीमार हैं, दे आर सफरिंग फ्रॉम फियर साइकोसिस। ये बीमारियों की निशानी है। अरे भाई 80% यहाँ पर आप हैं, 18-19% दूसरे लोग हैं, जिसमें जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं और सिख भी हैं और मुसलमान भी हैं। उनसे आप इतना डर रहे हो? और मुसलमान तो आप कहते हो 14% है, 14% से इतना डर रहे हो? तो ये फियर साइकोसिस नहीं है तो क्या है? नफ्सियाती बीमार है ये। और इनके पास एजेंडा कुछ नहीं है। नफरत का एजेंडा कोई एजेंडा नहीं होता है। पॉजिटिव लाइन पे पॉलिटिक्स करना एक अलग बात है। नई जनरेशन को इन्होंने दे हैव ब्लेंडेड नेशनलिज्म। लेकिन इस मामले को लेकर के जिस तरह से जो मुस्लिम लीडरान हैं उनके ज़रिए ये कहा जा रहा है कि इसमें कोई मसालियत नहीं हो सकती, बैठ करके बात नहीं हो सकती, क्योंकि पीछे कई बार कोशिश हो चुकी है और यहाँ तक बात पहुँची है कि 2 हिस्सों में पूरी जगह को बांट दिया जाए, एक पे मंदिर बनाया जाए, एक पे मस्जिद बनाया जाए। उसमें कई प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व भी रहे हैं बातचीत में, लेकिन कोई हल निकल नहीं पाया। तो अब अचानक ये इसका कोई मतलब नहीं होना। नहीं, ये तो मैंने आपसे कहा ना कि चंद्रशेखर और नरसिम्हा राव दोनों रहे, लेकिन उस वक्त मैं फिर दोहरा रहा हूँ, उस वक्त की तमाम मुस्लिम सेंसिबिलिटी उन लोगों को समझाती रही कि किन लोगों के साथ आप ना बैठिए। लेकिन हमने ट्राई किया, लेकिन ट्राई का कम से कम ये नतीजे तो आया कि मालूम हुआ कि आप नहीं समझा सकते इनको। ये एक मुस्बत पहलू भी उसका निकल के आया। तो
नेगोशिएशन जो है, फिर मैं कह रहा हूँ, मुज़ाकरात जो हैं वो बंदूक की नाली पे नहीं होते हैं। आप चाहते हो हमें और ये कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल इससे दस्तबरदार हो जाइए, सरयू के किनारे आप मस्जिद बनाइए, उसमें गवर्नमेंट हेल्प करेगी, पैसा देगी और दुनिया में सबसे भव्य मस्जिद बनाई जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में मुसलमानों ने मस्जिदें बनाई हैं बग़ैर सरकार की सपोर्ट के, बग़ैर सरकार के सपोर्ट के। और मस्जिद वहाँ पे बनेगी, मुझे पूरा इस बात का ये यकीन है, अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान ख़ुद बनाएगा मस्जिद। जब भी वहाँ मस्जिद बनेगी, मुसलमान की ये तारीख़ रही है कि उसने सरकार से मस्जिद बनाने के लिए कम से कम पिछले 200 साल में तो कोई मदद ली नहीं है। जब कोई मुस्लिम हुक्मरान रहा हो, उसने बना दी हो तो बना दी हो, वो भी सरकारी ख़जाने से नहीं, वो अपने उससे बनाता था। लेकिन मुसलमान सरकारी ख़जाने से मस्जिद नहीं बनाता, साउथ एशिया के अंदर अपने आप बनाता है। गरीब है, 2 रुपए डाल के बनाता है मस्जिद। जब से ये मशवरा आया है तो मीडिया के ज़रिए एक पूरे हिंदुस्तान में एक बहस चलाई जा रही है, और उसमें ख़ासतौर से टीवी चैनल्स की अगर बात करें, कुछ उलमा को बिठा करके, कुछ गैर मुस्लिम को बिठा करके, और मीडिया एकदम एक्टिव हो गई है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब आपको ये बात मालूम है, मुझे भी बहुत सारे चैनल्स ने बुलाया, मैं तो एक ज़िम्मेदार जमात का कस्टोडियन आजकल हूँ, मुतवल्ली उसका हूँ, मैं तो मना कर दिया। ये टीवी पर अपना चेहरा दिखाने की ये जो बीमारी है, ये हमें कब ख़त्म होगी? किसी मसले में आप देख लीजिए, आप जिनको उस इशू के बारे में मालूम ही नहीं है, सबसे जाके बैठ जाते हैं और वहाँ पर मजाक उड़वा के आते हैं। अपना नहीं, मुसलमानों को मजाक उड़वा के आते हैं। तो मुसलमानों को भी, मुस्लिम अवाम को कम से कम ऐसे लोगों को समझाना चाहिए कि भाई इन लोगों को समझाइए कि वे ना जाएं। और पूरा कंट्रोल मीडिया है इस वक्त, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पूरा कंट्रोल है। तो वहाँ से जो इशारा होता है, डोर हिलती है, इसको उठाना है, इसको गिराना है, वो होता है। एक माहौल बना रहे हैं वो मुसलमानों के ताल्लुक़ से, मस्जिद के ज़रिए बना रहे हैं माहौल कि भाई आप बड़ेपन का मुजाहरा कीजिए। अरे भाई, जो दबा कुचला हो, अगर आप समझते हैं कि मुसलमानों का केस कमज़ोर है तो हरा दीजिए ना उनको कोर्ट के अंदर। बड़ेपन का मुजाहरा हारा हुआ आदमी क्या करेगा? हारा हुआ तो हार जाएगा। बड़ेपन का मुजाहरा तो जब होता है जब जीत रहा हो। अगर आप ये कहते हैं कि बड़ेपन का मुजाहरा कर रहे हैं, जैसे टीवी चैनल वाले, 2-3 चैनल वाले अपना ये कहते रहते हैं, मैंने सुना है, मैं तो टीवी देखा नहीं, कि वह बड़ेपन का मुजाहरा मुसलमान करें, और कुछ लोग आप कहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको ये मालूम है कि मुसलमान का केस मजबूत है, जभी तो आप कह रहे हैं बड़ेपन का। अगर हार रहा है मुसलमान, अगर इसी तरह का फैसला आता है जिस तरह से लखनऊ बेंच का फैसला आया था इस पूरे मामले पर, हाई कोर्ट का, जो तीन हिस्सों में उसको बांट दिया गया था, तो इसी तरह का फैसला आता है तो फिर क्या करना होगा? उस वक्त मुसलमान तय करेगा, उस वक्त मुसलमान तय करेगा। और मिल्कियत का फैसला ऐसा नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ेगा कि वाइट वाइट है और ब्लैक ब्लैक है, काला काला है और सफ़ेद सफ़ेद है। अगर वो भी आस्था पे देखती है कि आस्था का मामला है ये, और ऐसा कर दो, तो कॉन्स्टिट्यूशन को जला देना चाहिए। आप ऐसा दस्तूर बना लीजिए जिसमें बसियों पे आस्था चलेगी। मुल्क आस्था पे नहीं चलता है। ये जो सेंसिबल हिंदुस्तानी हैं वो इसको, पाकिस्तान में इस मुल्क को बनने नहीं देंगे। इस मुल्क में हैं खामोश। वोट मिलने से कोई आपको सपोर्ट नहीं मिल रही है, आपके मौक़िफ़ की हिमायत नहीं हो रही है। डेमोक्रेटिक राजनीति, ये जो वोट की सियासत है, उसका अलग कॉम्प्लिकेशन। आपने वोट की बात की, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पे आए हैं, 350 के करीब सीटें इनकी आई हैं 404 में, तो उसके बाद एक हिंदुत्व जो एजेंडा है उसको लागू करने की बात कही जा रही है। और जो हिंदुत्व के मानने वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि 800 साल बाद हमारी सरकार आई है और अब सब कुछ जो है हमारे हिसाब से चलेगा। मोदी साहब ने तो 1200 साल कहा था। मोदी साहब ने तो 1200 साल पर कहा था। ठीक है, अगर आपकी सरकार आई है
अगर उस एजेंडे पे जो 12 साल पहले एजेंडा था आपका, उस पर ले जाना चाहते हैं तो उसके नताज भी वही होंगे, ये भी ध्यान रखना चाहिए आपको। और ये 800 AD नहीं है, 21वीं सदी है। उंगली पे मालूम होता है दुनिया में क्या हो रहा है, उंगली से मालूम होता है। 5000 साल तक आपने दलितों को जिस अमानवीय स्थिति में रखा है वो अब चलने वाला नहीं। और दबाने और कुचलने की राजनीति तो अमेरिका की नहीं चली, रूस की नहीं चली, बरतानिया की नहीं चली। तो आप तो अपनी नौसिखी हो, आप क्या बात करते हो? इस मुल्क को बचाने की बात कीजिए, इस मुल्क को बढ़ाने की बात कीजिए, जब मुल्क चलेगा। शुक्रिया। ये थे नवेद हामिद साहब जो बात कर रहे थे तफसील से बाबरी मस्जिद इशू को लेकर कि इसमें जो है जिस तरह से मशवरा दिया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए, उसको काफ़ी बार ट्राई किया जा चुका है। कोर्ट को फैसला करना चाहिए, किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए, और जिस तरह से कहा जा रहा है सुब्रमण्यम स्वामी के ज़रिए कि कानून ला करके उसको किया जाएगा, तो इनका ये कहना है कि लाएं और करें, लेकिन उसके बावजूद जो इफ़ेक्ट होगा, जो असर होगा, वो भी देखने वाला होगा।